डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 इंटर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आप लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि अगर आप ये समझें कि अगर हम दो रियल लाइंस हैं, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो हमारे पास जो 4 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अब दो रियल लाइंस, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन इसकी सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसमें कोऑर्डिनेट के अंदर एलिमेंट्स या पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं। हर एक चीज़ डिटेल से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर समझें कि ये एक रियल लाइन है और ये एक और रियल लाइन है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये है हमारे पास दो रियल लाइन जिनको हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इस बेसिस पर इस कोऑर्डिनेट का नाम, क्योंकि इसमें दो रियल एक्सिस एक दूसरे के क्रॉस हो रहे हैं, तो हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इस बेसिस पर कहते हैं। इसको रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, और सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें जब दो रियल लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, तो हमारे पास ये 4 सेक्शन सामने आते हैं, जिसमें पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि जो हमारे पास रियल लाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की फॉर्म में होती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो लाइन हमारे पास वर्टिकल एक्सिस की फॉर्म में होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये वर्टिकल एक्सिस होता है। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको लाइन भी कह सकते हैं एक्सिस के बजाय। यहाँ पर अगर आप लाइन लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, क्योंकि यहाँ पर 2 रियल लाइंस नहीं हैं जिनको हमने इंटरसेक्ट करवाया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जिस जगह पर ये जो डॉट लगाया है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। और याद रखें कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, पॉइंट इन ऑर्डर पेयर, यानी कि वो इस फॉर्म में होगा x, y। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहां पर 0,0 होंगे। इस पॉइंट ओरिजिन के राइट साइड वाला जो एक्सिस है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर आएगा उसको नेगेटिव एक्सिस भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सिस कौन सा? एक्स एक्सिस का। इसी तरह जो इस पॉइंट से अबव होगा ये पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस, और जो बिलो होगा वो नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को मेंशन करूं तो 0 से यहाँ 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव वैल्यू 100 कहां तक जाएंगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है
माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी। और जी नेक्स्ट यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक होगी। हमारे पास ये जो 4 सेक्शंस सामने आए हैं, इनमें हर सेक्शन को हम नंबरिंग देते हैं। इनको क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। और ये हर एक सेक्शन एक क्वाड्रेंट कहलाता है। अब इसको Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी नंबरिंग देनी है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन करते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट मेंशन करते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट मेंशन करते हैं। अब हर क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा वो होगा तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, लेकिन उसका ऑर्डर पेयर कैसा होगा? पहले क्वाड्रेंट में देखें, अच्छा ऑर्डर पेयर में देखें, हमेशा एक पोजीशन है, तरतीब उसकी फिक्स क्या है कि पहली वैल्यू हमेशा x की होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होनी चाहिए। अब अगर हम यहां पर ऑर्डर पेयर की बात करें, वो किस तरह का होगा कि x की वैल्यू भी इधर इस एरिया में पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो भी पॉइंट आएगा उसमें x का कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे ही अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें x एक्सिस आपका नेगेटिव हो चुका हुआ है और y तो अभी भी अबव साइड पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह जब क्वाड्रेंट थर्ड में आएंगे, यहां पर इस साइड पे x भी नेगेटिव है और बिलो आ चुके हैं, y भी नेगेटिव है, तो यहां पर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहां पर इस साइड पर देखें, इस ओरिजिन के, ये हम सारी चीजें ओरिजिन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ओरिजिन की राइट साइड, ओरिजिन की लेफ्ट साइड, ओरिजिन से अबव, ओरिजिन से बिलो, ये हम बात कर रहे हैं सारी। अब हम यहां पर इस कॉर्नर में हैं, ओरिजिन की राइट साइड एंड ओरिजिन की बिलो, तो यहां पर x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। इस तरीके की, यानी कि हमें पॉइंट देखकर पता चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब हर पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट हमेशा हमारा एब्सिसा कहलाएगा। आई थिंक तो यहां पर डबल एस यूज करते हैं। और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इनके ये नाम है, ये एमसीक्यूज में भी नाम पूछे जाते हैं कि वो एमसीक्यूज में क्या पूछेगा, एक पॉइंट दे देगा, लेट्स सपोज 2,-3 और पूछ रहेगा व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। तो एब्सिसा आपको पता होना चाहिए, हम x कोऑर्डिनेट को कहते हैं, तो वहां से पता चलेगा कि एब्सिसा आपका 2 है। और अगर ऑर्डिनेट का पूछता है तो ऑर्डिनेट यहां से देखकर पता चलेगा कि y एक्सिस की वैल्यू को कहते हैं, तो हम y कोऑर्डिनेट को कहते हैं, तो ये हमारे पास -3 होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब याद रखें कि यहाँ पर हम इन कोऑर्डिनेट्स में आने वाले पॉइंट्स को हम कुछ सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, किसी भी चीज का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि वो चीज पॉजिटिव है। और अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो इन सिंबल से मीन क्या होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपके पास यहां पर x लेस देन 0 है लेकिन y अगेन ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट।
अगर आपके पास x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, तो ये थर्ड क्वाड हो जाएगा। और अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0, तो यहां पर यह आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड। यानी कि आपको क्वाड्रेंट को वो इस तरह के सिंबॉलिकली एक्सप्रेशन में भी पूछ सकता है कि हम ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कि यहां से याद रखें कि किसी भी चीज का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और किसी भी चीज का लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, वो चीज नेगेटिव है। जी, ये हमारे पास क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपसे डिस्कस की है। जी स्टूडेंट, अगर अब हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें पॉइंट देता है और कहता है कि इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करें, तो पॉइंट्स को लोकेट करना कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत ही आसान काम है। यहाँ पर मैं रैंडम पॉइंट्स लूंगा और उनको मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करके दिखाता हूँ कि हम कैसे किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा है 2,4। ये पॉइंट है 2,4। इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। चूंकि 2 और 4 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो पॉजिटिव में जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो 2 और 4 को मैं कैसे यहाँ पर लोकेट करूंगा। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि ये नंबरिंग मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे x के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 2 तक, यहाँ तक, और y के लॉन्ग मुझे 4 तक जाना है। ये देखिए मैं y के लॉन्ग मूव करूंगा 4 तक, इसके सामने बिल्कुल, ठीक है। ये मुझे पॉइंट मिल गया 2,4। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं -3,1। अब पहले चीज देखें कि x की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर आएंगे, -1 -2 -3 मुझे x की वैल्यू मिली -3, और y एक्सिस के लॉन्ग मुझे 1 तक मूव करना है। ये मेरा 1 पड़ा है, मैंने -3 पर y एक्सिस के लॉन्ग 1 तक मूव किया। 1 के सामने मेरा ये पॉइंट लोकेट हो गया -3,1। इस तरीके से मैंने इस पॉइंट को भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट कर दिया। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, मैंने लिखा है 2,3 या 2,-3 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है और y की वैल्यू मैंने ली है -3, तो नेगेटिव वैल्यू y की डाउनवर्ड होगी। मैंने लिखा -1 -2 -3 -4। अब मुझे अलोंग x एक्सिस 2, उसके सामने कहां तक जाना है, -3 तक। ये मैं -3 तक उसके सामने आ गया, तो इसको ज्वाइन करके पॉइंट आ गया मेरे पास 2,-3। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कोई भी पॉइंट अगर देता है और उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करने के लिए कहता है, तो आप इस तरीके से उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.1 उसके 3 पार्ट्स लिखे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इन्वॉल्व है। ये एमसीक्यूज के तौर पर ये चीजें पूछी जाती हैं। अब इसमें करना क्या है, उन्होंने पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं या जो पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां पर लाई करते हैं। तो मैं सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर मोड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अब वो पॉजिटिव है, अब वो नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने x के ऊपर भी पॉजिटिव लिया है, मोड लिया है, y के ऊपर भी मोड लिया है। इसका मतलब हम x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, चाहे x पॉजिटिव ले लें, चाहे x नेगेटिव ले लें, चाहे y पॉजिटिव ले लें, चाहे y नेगेटिव ले लें। हम पॉजिटिव या नेगेटिव में से x और y की कोई भी वैल्यू ले लें, इस मोड ने उसको पॉजिटिव कर देना है, इस मोड ने उसको पॉजिटिव कर देना है। अब अगर यहां से समझे तो ये भी पॉजिटिव है, ये y भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव बता रहा है कि एक पॉजिटिव वैल्यू इक्वल है एक नेगेटिव वैल्यू के।
क्योंकि ये y mod itself पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एक पॉजिटिव वैल्यू इक्वल है एक नेगेटिव वैल्यू के। तो अगर आप थोड़ा सा सोचें कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो, तो आपका माइंड एक टाइम के लिए रुकेगा, सोचेगा कि ऐसा कब हो सकता है। तो स्टूडेंट ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि जब वो नंबर खुद इटसेल्फ जीरो हो। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट हमें सिर्फ एक चीज बता रही है कि जीरो ही एक ऐसा नंबर होगा जिसके लिए एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होगी। अगर x और y दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है और वो जीरो के लिए है, तो हमारे पास सिर्फ 0,0 यानी कि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो हम इस केस के लिए कह सकते हैं कि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो इसके एमसीक्यूज में आपने यही ऑप्शन ढूंढना है कि ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। ठीक हो गया। अब अगर हम इस चीज की बात करें x ग्रेटर और इक्वल टू 0, स्टूडेंट याद रखें कि किसी चीज का मोड अगर किसी नंबर से ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये चीज लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3। जब हम एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो बेसिकली जो प्लस माइनस है वो वेरिएबल के साथ लगाते हैं, लेकिन हम उसको कांस्टेंट वाली टर्म के साथ शिफ्ट कर देते हैं बाद में। तो मैंने ये डायरेक्ट किया है कि मॉडुलस को जैसे रिमूव किया, प्लस माइनस मैंने इसके साथ लगाया। अब अगर प्लस माइनस इसके साथ मैंने लगाया है तो इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर, या आपको आसानी के लिए अगर मैं वैसे ही लिखूं प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और सॉरी 3, तो यहाँ से इसको अगर हम एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास -3 लेस देन एक्स हो जाएगी और x सॉरी -3 x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 बट लेस और इक्वल टू -3। ये हमारे पास केस आएगा कि x ग्रेटर और इक्वल टू -3 होगा और लेस और इक्वल टू -3 होगा। इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे, अब ये सिचुएशन क्या बता रही है इस वैल्यू में कि हम उन पॉइंट्स के सेट्स की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू सिर्फ वो हो सकती हैं जो 3 से ग्रेटर हो और -3 से आपके पास लेस वाली वैल्यू हो। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से आपको समझाऊं कि मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं, अगर ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है, यहां पर आपका पॉजिटिव 3 लाई कर रहा है, यहां पर आपके पास नेगेटिव 3 लाई कर रहा है, और अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं एक लाइन एट x इज इक्वल टू 3 पर भी और एट x इज इक्वल टू -3 पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास ये कंडीशन क्या बता रही है कि सेट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -3। तो हमारे पास इस 3 से नेक्स्ट सारा पोर्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो, और -3 से लेफ्ट जितने भी पॉइंट है इस तरफ, वो वाले पॉइंट हमारे सिर्फ इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लास्ट यहां पर दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। अच्छा, मैं एक और चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करता चलूं कि हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं जिनके कुछ मीनिंग्स हैं। अगर आपके पास x इज इक्वल टू a आता है तो इसका मतलब है a लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने जो लिखी है ये पैरेलल का सिंबल है। किसका सिंबल है? पैरेलल का। A line parallel to y axis। अगर आपके पास x किसी भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर के इक्वल आता है
तो उसका मीनिंग आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। जैसे मेरे पास x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 का केस आया, तो मैंने जो लाइन ड्रॉ की है आप देख सकते हैं y एक्सिस के मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अगर आपके पास x इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि वो जो कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली 0 हो जाता है, तो ये एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस नहीं होगी, बल्कि ये डायरेक्टली क्या होगा, y एक्सिस ही होगा। फिर x इक्वल टू 0 का मीनिंग हम y एक्सिस ही लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास y इक्वल टू सम वैल्यू आता है, तब हम इसका मीनिंग लेंगे a लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि y अगर किसी नंबर के इक्वल आ रहा है तो वो जो लाइन ड्रा होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा होगी, और अगर y इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस। ये 4 केसेस भी आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन की लास्ट की। ये मैंने क्यों बताए हैं आपको ये 4 केसेस, क्योंकि यहां पर ये मैंने यूज करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। y इक्वल टू 2 का मतलब है एक लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है एट पॉइंट 2। अब एट पॉइंट 2 के साथ उसने कंडीशन दे दी है x ग्रेटर देन 2, तो यानी कि हमारे पास ये ऐसे पॉइंट का सेट होगा जो इस लाइन पर लाई करेगा, लेकिन ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। यानी कि अगर मैं ग्राफ में बनाऊं y इक्वल टू 2 का मतलब है यहां पर ये एक 1 है, ये 2 है, 2 पर मैंने एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये x एक्सिस था और ये y इक्वल टू 2 की लाइन है। अब इसमें वो क्या बात कर रहा है कि ऐसे वैल्यूज का सेट है जो ग्रेटर देन 2 है। x की वैल्यू यहां पर अगर देखें तो 1 है, ये 2 है। अब 2 से ग्रेटर जो ये इससे ऑनवर्ड जो पोर्शन शुरू होगा, इस 2 से ऑनवर्ड, ये सारा का सारा इस लाइन के ऊपर पाए जाने वाले पॉइंट्स की बात करेगा। इस लाइन से ऊपर, इस 2 से ग्रेटर जहां तक ये लाइन जाएगी, ये सारे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जो इस लाइन पर हैं, लेकिन कहां पर, इस 2 से ऑनवर्ड, आगे 2 से आगे जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ये हमारे थे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट जो स्मार्ट कोर्स में हैं, जो आप लोगों के साथ मैंने भी डिस्कस की हैं। जी स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स का करना हमें क्या है, पहली कंडीशन उसने हमें कही है कि द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकेंडली हमें उसने मिड पॉइंट फाइंड करने का कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट का फार्मूला बताने लगा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास P1 x1, y1 एक पॉइंट है, P2 आपके पास x2, y2, ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। इनके दरमियान अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस को d से शो करेंगे और सिंबॉलिकली इसको P1 टू P2 मोड़ लिखेंगे। अब इसका स्टूडेंट फार्मूला क्या होगा, आप लिखेंगे सिंपली x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप इन दोनों फार्मूलाज का, दोनों x की वैल्यूज को x में सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लेंगे, y की वैल्यू को y में सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लेंगे, तो और होल स्क्वायर, तो आपके पास इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, साथ ही मैं आपको मिड पॉइंट का फार्मूला भी बता दूंगा। मिड पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो उसको हम मिड पॉइंट इस तरह से लिखेंगे और वो इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसलिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही आएगा,
लेकिन लिखेंगे कैसे, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी कि जो ये दो पॉइंट दिए हैं उनमें x और क्वाड्रेंट और x क्वाड्रेंट की वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड, कोमा के बाद फिर y की वैल्यू को y में ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी निकल आएगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ और इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से मिड पॉइंट निकालता हूँ। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। मेरे पास a और b ये दो पॉइंट्स हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू a टू b का डिस्टेंस लेना है, दैट इज इक्वल टू, मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा आप लोगों के सामने, x की वैल्यू में से x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने इन नंबरिंग में कंफ्यूज नहीं होना, x1 और x2 के फॉर्मूला में पहले x2 आएगा बाद में x1 आएगा, इसमें कंफ्यूज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना। आपने बिल्कुल तरतीब के साथ इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर बस याद होना चाहिए कि पहली पोजीशन x की है, दूसरी पोजीशन y की है। दोनों केसेस में आपने बस ध्यान में रखना है कि आपको x की वैल्यू में से x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने ये x की वैल्यू लिखी और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस x की वैल्यू से तो ये खुद भी नेगेटिव है, फॉर्मूले का भी एक नेगेटिव आना है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, तो ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस y की वैल्यू 1 है, दूसरी y की वैल्यू -4 है, लेकिन फॉर्मूले का भी चूंकि माइनस है तो ये +4 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 2 5 स्क्वायर और 1 + 4 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 + 25, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। इतना लिख दें तब भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 25, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। अब अगर आप मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, सेकंड पार्ट वो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसी का सेकंड पार्ट फाइंड करना है हमने मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट के लिए मैं लिखूंगा नाउ मिड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, देखिएगा x की वैल्यू को ऐड करना है इसमें, तो ऐड करना है तो उसमें फॉर्मूला में तो प्लस का साइन है, इधर है नेगेटिव का साइन, तो प्लस माइनस क्या देगा -2/2 और कोमा के बाद y की वैल्यू को ऐड करेंगे y की वैल्यू में और डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आया 3 - 2 1/2 आ गया और 1 - 4 आपके पास -3/2 आ गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट का। तो इसका एक और पार्ट है बी पार्ट, उसमें भी यही आपने डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत आसानी के साथ दोनों के मिड पॉइंट भी और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्टेट किया गया है कि ये दोनों पॉइंट्स एक सर्कल के एंड पॉइंट्स हैं उसके डायमीटर के। हमें सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं कि लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका डायमीटर है। इसके एंड पॉइंट को मैं एक को ए का और एक को बी का नाम दे रहा हूं। अब अगर आप देखें कि ए की वैल्यू इसने हमें दी गया है -5, -2 और बी की वैल्यू दी गई है हमें 5, -4। अब उसने हमें क्या कहा है कि इसका सेंटर भी फाइंड करें। सेंटर को मैं ओ पॉइंट का नाम देता हूं, ये भी फाइंड करना है और इसका रेडियस भी फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, डायमीटर के एंड पॉइंट है। अगर मैं डायमीटर के एंड पॉइंट की बात करूं तो दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकता हूं।
तो यहां पर मैंने लिखना है एज वी नो मिड पॉइंट इज इक्वल टू, देखें सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी गिवन है, हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर बेसिकली इन दोनों एंड्स पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के सेंटर से ये भी रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस के इक्वल है, तो अगर इतना दोनों साइड वाला डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब जो ये है ये एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट है पूरे डायमीटर का। तो मैंने फार्मूला यूज किया, x की वैल्यू में मैंने x की वैल्यू ऐड की 2 पे डिवाइड, y की वैल्यू में मैंने y की वैल्यू ऐड की और 2 पे डिवाइड। यहां पर मेरे पास ये आ जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा -6/2, तो मुझे मिड पॉइंट मिल गया 0, ये कैंसिल हो जाएगा -3, ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इसका रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से किसी भी एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो रेडियस है। अब वो आप डिस्टेंस O से A का भी फाइंड कर सकते हैं, O से B का भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने लिखा नाउ फॉर रेडियस ऑफ दी सर्कल, के सर्कल के रेडियस के लिए मैं क्या करूंगा, R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OA। मैंने फाइंड किया O से A का डिस्टेंस, O आपके पास ये आ चुका है मिड पॉइंट। अब O से A का डिस्टेंस निकालना, तो जैसे मैंने पहले कहा डिस्टेंस फार्मूला के लिए आपको बस ये याद रखना है कि x की वैल्यू में से x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं लिखा -5 -0, ये x की वैल्यू में से x माइनस किया और ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस, अब -2 और ये करेंगे -2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहां पर हमारे पास -5 स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर हमारे पास सिंपली 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर ये हमारे पास 25 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 हमारे पास r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दी सर्कल है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है और स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और कंडीशन हमें ये दे दी है कि जो राइट एंगल है एट वर्टेक्स A है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट सामने आती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने इधर बना रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग याद रखना है कि उसने कहा है कि राइट एंगल, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, राइट एंगल एट दी वर्टेक्स A, कि जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स A पर है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टेक्स ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल जो है इसको हमने वर्टेक्स A का नाम दे देना है। इसको मैं हाईलाइट करके ये मैंने नेम रखा A ताकि ये आपको अलग से नजर आए। राइट एंगल एट वर्टेक्स A ले लिया। अब बाकी जो 2 वर्टिसेस हैं आपकी अपनी चॉइस है कि आप उनको क्या ले सकते हैं। मैंने वर्टेक्स A पर लिखा h,1 क्योंकि A की वैल्यू h,1 दी है। अब मैंने इसको B लिख लिया 2,7 और इसको C लिख लिया -6, -7, ABC आ गया। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करना है, तो कौन सी कंडीशन है जिसकी मदद से ले सकते हैं। आपके ज़हन में आई डोंट नो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोचना जरूर है आप लोगों ने एक दफा कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां पर हम क्या करेंगे कि चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपके पास हाइप होगी अपने तौर पर, चूंकि यहां पर कोई एडजेसेंट एंगल गिवन नहीं है,
बेस एंगल कोई गिवन नहीं है, तो मैं वैसे ही इसको कह देता हूं ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगी। तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर या एज ABC is a right angle triangle, so हम डायग्राम से क्या लिख सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं। अब देखें हाइट की जो लेंथ है B to C जो लेंथ है ये हाइट है, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेस की लेंथ प्लस परपेंडिकुलर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये वो कंडीशन है जो हमारी हेल्प करेगी h को फाइंड करने के लिए। अब BC डिस्टेंस AB और AC, यहां तो आप पहले वो ये तीनों डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ही यहां पर इनके फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि इन सब के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो जो डिस्टेंस फार्मूले में जो रूट होता है स्क्वायर रूट, वो यहां पर हम यूज नहीं करेंगे। अब B से C का डिस्टेंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिएगा B to C, मुझे x की वैल्यू में से x को माइनस करना है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 6 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के बाद 7 + 7 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब मैं A से B की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा h - 2 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास प्लस आ जाएगा A to C, तो मैं लिखूंगा h + 6 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस 1 + 7 स्क्वायर। ये मैंने आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं और ऊपर रूट्स किसी पर भी नहीं लगाया क्योंकि ये स्क्वायर की वजह से इन सब के रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 8 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 14 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास h - 2 है तो होल स्क्वायर का फार्मूला अपन कर देते हैं x² + 4 - 4h प्लस ये 1 - 7 है तो -6 स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी फॉर्मूला अपन कर देते हैं h² + 36 + 12h और ये 8 + 1 है तो ये आपके पास 8 स्क्वायर आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर अगर कोई ऐसी टर्म्स नजर आती हैं जो डायरेक्ट कैंसिल हो सकती हैं तो हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 8 स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पर भी 8 स्क्वायर पड़ा है, इसको सिंपलीफाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो कैंसिल करना है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही कैंसिल कर रहा हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 14 स्क्वायर बचा है। 14 स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 196। h स्क्वायर ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है तो ये 2h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -4h है, ये +12h है तो आपके पास +8h बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, ये 36 72 और ये हमारे पास 4 पड़ा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 76। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 76 माइनस 196 इक्वल टू 0। 2h स्क्वायर प्लस 8h ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास -120 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
जी यहाँ पर हम मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन आ जाएगा तो h प्लस 10, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आ जाएगा तो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो h प्लस 10 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू माइनस 10 और h इज इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट, ये हैं वो h की दो वैल्यूज जिनके लिए ये तीनों वर्टिसेस मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करेंगे।